अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम की खबरों का खुशी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिफरेंट इश्यूज पे बात करेंगे। सरफहरिस्त पहले है हरिपुर। वहां पे हरिपुर और गिरदोनवाह में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हरिपुर का सबसे बड़ा इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर जो है वो आवाम के लिए ड्रामा सेंटर बन चुका है। तशवीशनाक हालत में मरीजों को जो कि एबटाबाद और रावलपिंडी रेफर कर दिया जाता है, लेकिन लाखों की आबादी वाले जिला हरिपुर सेहत की सहूलियात का फुकदान है वहां पे, और अवामी नुमाइंदों के सिर्फ दावे वहां पे मौजूद हैं। अमली तौर पर काम वहां पे सिफर है। तो मजीद इस सारी सूरत हाल के बारे में हम जानते हैं तफसीलात। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है शहजाद नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये हरिपुर सिटी और दूर दराज इलाकों में सेहत की जो सहूलियात है वो मौजूद नहीं है। हरिपुर का जो ट्रामा सेंटर जैसे कि आपने बोला है वो ड्रामा सेंटर वाकई बन चुका है। निहायत ही ज्यादा जो सीरियस मरीज यहाँ लाए जाते हैं उनको एबटाबाद या रावलपिंडी रेफर कर दिया जाता है। लाखों की आबादी वाले जिला हरिपुर में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। अवामी नुमाइंदे सिर्फ दावे करते हैं लेकिन अमली इक़दाम जीरो है। बिल्कुल ठीक है। तो शहजाद, वहाँ की इंतजामिया कहाँ गायब है? अस्पताल की जो इंतजामिया है वो इन इश्यूज को सीरियस क्यों नहीं ले रहे, इनको हल क्यों नहीं कर रहे? यहाँ जो इंतजामिया को मुतअद्दिद बार जो DHO है या MS है, इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे इनको हमने निशानदेही की है, मुतअद्दिद बार बताया है। हरिपुर सिटी और दूर दराज इलाकों में बनाई जाने वाली जो BHU है वहाँ भी डॉक्टर और स्टाफ मौजूद नहीं होता। दवाई भी मौजूद नहीं होती। खासकर तनावुल की जो BHU है डॉक्टर मौजूद नहीं है। मेडिसिन के लिए लोग ज़लील ख्वार होते हैं। मुतअद्दिद बार महकमा या महकमे के DHO और अवामी नुमाइंदों को आगाह किया है, लेकिन वो ये सहूलियात नया करने से कासिर नजर आते हैं। ठीक है। तो शहजाद, वहाँ पे डॉक्टर का अमला क्यों नहीं वहाँ पे मौजूद होता, और वहाँ के जो MS हैं उनका मौक़िफ़ लिया, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, उनको मैं हरिपुर की सबसे बड़ी जो यूनियन काउंसिल है सिकंदरपुर, वहाँ मेरा विजिट हुआ है तो मैंने रश देखा है। तो रश देखकर मैंने वहाँ जो डॉक्टर मौजूद था उनसे मैं पूछा ये रश क्यों मौजूद है। उन्होंने कहा जी हमें दवाइयाँ नहीं दी जा रही, यहाँ पर दवाइयाँ मौजूद नहीं है, इस वजह से रश मौजूद है। उसी मौके पर मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की है। वो कहने लगे दवाइयों का मसला है, DHO से बात करके मैं करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर BHU मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नहीं है। तो शहजाद, वहाँ पे मेडिसिन की जो शॉर्टेज क्यों है, और हॉस्पिटल का जो बजट है वो फिर कहाँ चला जाता है अगर वहाँ पे बेसिक जो है सहूलियात है वो पूरी नहीं कर पा रहे? ये लंबा प्रक्रिया है शिजा। अगर 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल इलाका तनावुल की बात की जाए तो वहाँ विलेज काउंसिल कोकोत्री में BHU की बिल्डिंग खंडात मंजूर पेश कर रही है। स्टाफ की कमी मौजूद है। सबसे जो अहम इशू है वहाँ दाई की पोस्ट अरसा दराज से खाली है। कोकोत्री और गिरदोनवाह की ख्वातीन के लिए मुश्किलात हैं। डिलीवरी की सूरत में जब उनको हरिपुर में लाया जाता है रास्ते में जचा बच्चा के लिए तशवीशनाक सूरत हाल होती है। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि डेली बेसिस पे कितने मरीज का वहाँ पे आना होता है, और वहाँ पे कितने मरीजों को ट्रीट किया जाता है, और कितने ऐसे मरीज हैं जिनको कोई वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा? यहाँ पर हजारों की तादाद में मरीज आते हैं। जो सिटी में जो BHU मौजूद है सिकंदरपुर की होगी, यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरह जो दूर दराज इलाके हैं जिस तरह नाड़ा मजई होगी, कनीकोट, डालरी, कैंतरी, बेडगली, कंगड़मगा, इसी तरह ऊपर खानपुर के इलाके, मुसलमाबाद, नजफपुर, शिकाई और इन इलाकों में तो बुनियादी सहूलियात बिल्कुल ही मौजूद नहीं है ना। यहाँ पर BHU बनाए जाते हैं लेकिन ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना ही दवाइयाँ हैं वहाँ पर। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जो चेक इन बैलेंस जो है उनका आने जाने का जो टाइम है, क्या वो टाइम टेबल नहीं मुकर्रर किया गया? फिर डॉक्टर्स वहाँ पे पूरा दिन क्या मौजूद नहीं होते, अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं? क्या उनके कोई प्राइवेट क्लिनिक्स भी है? ये महकमा एजुकेशन हो या ये महकमा सेहत हो, वहाँ पर ये जो स्टाफ है स्टाफ मौजूद नहीं है इनके पास। जिला में जो ट्रामा सेंटर है, इतना बड़ा जिला हरिपुर में कोई इमरजेंसी मौजूद नहीं। अगर पागल कुत्ता या किसी को सांप काट ले उनके पास असासी इंजेक्शन मौजूद नहीं होता। तो उसके साथ साथ अगर किसी को कोई गोली लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जैसा आप बता रहे हैं वहाँ पे स्टाफ ही मौजूद नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? कोई स्टाफ हायर क्यों नहीं वो कर रहे?
जब भी मुतलका जो हमारे MNA MP हैं जो यहाँ पर इस हल्के में मौजूद हैं, MP अकबर अयूब खान, उनको भी मतअद्दिद बार हमारे जो वफूद की सूरत में जो लोग आते हैं उनको आगाह कर चुके हैं। ये हमारे जो इशू है यहाँ पर दाई तक मौजूद नहीं है, जो हमारी ख्वातीन के लिए इतना बड़ा मसला है, दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई खातरख्वाह जवाब नहीं दिया। स्टाफ मौजूद नहीं है, बस ये करते हैं लेकिन पता नहीं कब करेंगे, अभी तक तो स्टाफ मौजूद नहीं है। तो शहजाद साहब, हरिपुर की जो अवाम है उनकी क्या राय है इस हॉस्पिटल के मुतालिक, वो किस हद तक मुस्तफिक हैं कि नहीं? नहीं जी, हरिपुर की जो सेहत के हवाले से हरिपुर की आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं। इतना बड़ा जिला है जिला हरिपुर, यहाँ पर उनको एक इंजेक्शन है, मैंने बोला शाम काट जाए या कोई भी जहरीली चीज इस तरह खाई जाए, जो फांसी इंजेक्शन है वो मौजूद नहीं होता। अहमदाबाद या रावलपिंडी रेफर किया जाता है, रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, कोई मुतमईन नहीं है। गोली लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खून बहकर रास्ते में जो मरीज है वो दम तोड़ जाता है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हरिपुर की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हरिपुर में एक सबसे बड़ा जो इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर है, जो आवाम के लिए एक तरह का ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, वहां पे किसी तरह की सहूलियात मरीजों को नहीं दी जा रही और वहां पे डॉक्टर्स का जो अमला भी मौजूद नहीं है। और बात की जाए अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई ऐसा मरीज जो आ जाए सीरियस कंडीशन में, तो उसको जो कि इमरजेंसी की सूरत में कोई भी ट्रीटमेंट देने के लिए ना तो डॉक्टर्स मौजूद होता है, ना कोई मेडिसिन अवेलेबल होती है, इवन कि वहां पे नॉर्मली कोई इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं होता ऑन द स्पॉट। तो ये सूरत हाल है, वहां की आवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इनकी जो बुनियादी सहूलियात है उनको ठीक किया जाए और जो अस्पताल का जो अमला है उसकी भी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। तो प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। नासिर, रुख करेंगे हम सियालकोट का। नाज़रीन, जिला इंतजामिया की जो पेट्रोल माफिया से मिली भगत है और सियालकोट के इलाके हैडमराला में इस वक्त मिनी पेट्रोल पंप की नाज़रीन भरमार है। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो है वो मशीनों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। और ये एक ऐसा इलाका है सियालकोट जो कि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई ऑपरेशन नहीं की जा रहे। खुलेआम जो कि वहां पे इस तरह का जो माफिया सरगर्म है और लोगों ने अपने जो कि गली मोहल्लों में इस तरह की इलीगल मशीनें लगाई हुई हैं। और गैर मयारी कम मुकदार पेट्रोल की जो वजह है वो कीमती गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने लगा है। और शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की जो शक्ल में आवाम के दरमियान आग की भट्टियां कायम की गई हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो इस मुतालिक हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सैयद अब्बास शाह। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात है सर आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, इलाका हैडमराला और इसके गर्दारवा में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप का धंधा दीदा दलेरी से चल रहा है, जो दिन ब दिन अरूज पकड़ता जा रहा है। जी तो अंसर साहब, सियालकोट में क्या डेली बेसिस पे कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है इनके खिलाफ? ये कौन लोग हैं, इतने बासर लोग हैं कि उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि बार बार हमने आला अफसरान को भी कहा है, हमने सिविल डिफेंस के अमले को भी जाकर कहा है। जो डिप्टी डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल्ला शाकिर साहब हैं, हमने उनको भी जाके कहा है कि जनाबे वाला, ये अवाम के बीच बिल्कुल जहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल के सामने भी मशीन लगाई गई है और पब्लिक जहाँ पे पब्लिक ज्यादा है, उस पब्लिक के उस चौकों के उन गलियों में जहाँ पे पब्लिक का गुजर ज्यादा है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे ये मशीनें नस्ब की गई हैं। आप इनको क्यों नहीं रोकते? तो उन्होंने हमें कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। हमने उनका मौकफ और भी लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की बात नहीं कर सकते, हमें डीसी साहब ने मना किया हुआ है। जी तो अंतर साहब, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी थे इनको बंद करने के, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई बंद नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जी हाई कोर्ट के ऑर्डर आने का ये असर हुआ है कि तकरीबन हमारे चैनल स्टार एशिया न्यूज पर 5 से 7 मरतबा इनके खिलाफ खबर चली है, जो कि अहले इलाका ने भी एहतजाज किया है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर आने पर इन्होंने सिर्फ 2 मशीनें उठाई, एक खरोटा सईदा से और एक कोटली लोहारा से, मगर इन्होंने उसको बहुत बड़े क्रैकडाउन का नाम दे दिया। मगर हमारे इलाका हैडमराला में अभी तक भी 50 से 60 मशीनें जो कि दीदा दलेरी से चल रही हैं, जो कि बिल्कुल मेन रोड पे पब्लिक के बीच चल रही हैं। जी तो अंतर साहब, अगर कानून के रखवाले उनके जो कि अहकामात किस तरह धज्जियां उड़ाएंगे, तो अवाम में कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे?
तो वहां पे बताइएगा कि लगभग कितनी मशीनें इस तरह की इलीगल लगाई गई हैं? ये तकरीबन 50 से 60 मशीनें हैं। ये इलाका हैडमराला के मुख्तलिफ गांव हैं जहाँ पे लगी हुई हैं। हैडमराला, डले वाली, कोटी लोहारा, खरोटा सीधा, जोगोचाक, शादीवाल, बर्थ और बोथ, चक मंडार, कटेड़ा, खन्ना गांव, हडाली गांव और जाई और इलाका बजवात, जो कि 86 गांव, तकरीबन 86 गांव हैं उस इलाका बजवात में। ठीक है। वहां पर मुख्तलिफ गांव में बहुत ही ज्यादा मशीनें हैं। तकरीबन 50 से 60 मशीनें हैडमराला के इलाका में गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं। जी। तो अंसर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आने के बावजूद भी सिर्फ 2 मशीनें इन्होंने उठाई हैं, तो वहां पे सिविल डिफेंस का अमला कहाँ गायब है? क्या कोई मिली भगत चल रही है? कोई वो मंथलियां वसूल करते हैं इनसे? और वहां के डिप्टी कमिश्नर क्यों खामोश बैठे हैं? वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, जो सिविल डिफेंस का अमला जो है ना, ये मुकम्मल तौर पर इस माफिया के साथ मिला हुआ है। ये इनको मंथलियां देते हैं। जो जितनी मशीनें चल रही है ये मंथलियां दे रहे हैं। जो मशीन वाला इनको गरीब आदमी मंथली नहीं दे रहा, उसकी ये मशीन उठाते हैं और ले जाते हैं। जब वो कुछ दे लेता है या किसी की सिफारिश दिलवाता है और उसकी मशीन दूसरे दिन वहीं पर आकर चल जाती है। जी। तो वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है वो इस सारे मामला से उनको उनके इल्म में है कि वहां पे सिविल डिफेंस के एहलकार ही उनसे मंथलियां वसूल करते हैं? जी, डीसी साहब को मुकम्मल तौर पे इल्म है। हमारे और सहाफियों भाइयों ने भी बताया है और हम भी उनको मिले हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम इनके खिलाफ फिर फौर कार्रवाई करेंगे। ये डीसी साहब ने भी इन्हें को कहा है, मगर उन्होंने 50 से 60 मशीनें जो चल रही हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 उठाई हैं। खरोटा सईदा से जहां इन्होंने 1 मशीन जो उठाई है, उसकी साथ वाली दुकान पर दूसरी चल रही है, वो इन्होंने नहीं उठाई, सिर्फ 1 मशीन उठा के ले आए हैं। जी। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है? सिर्फ 2 मशीनें उठाई हैं, बाकी को इन्होंने नजरअंदाज किया है? ये इनकी अफसरशाही है। जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे तो वो दूसरे अफसरान को क्या मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो माफिया जो इस सरगर्म है सियालकोट में, जो ईरानी तो जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है, जिसको स्मगलिंग करके सियालकोट में लाया जा रहा है और इन मशीनों को दिया जा रहा है, उनके जो सरबराह हैं, जो जिनकी ये मशीनें चल रही हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर इनके साथ मिली भगत है। वो इस मिली भगत की वजह से इन मशीनों को नहीं रोक रहे। दूसरे अफसरान इनको क्या पूछेंगे? जी। अंतर साहब, इतना बड़ा ये माफिया सियालकोट में और दीगर शहरों में भी, तो इनकी पुष्पनाही कौन कर रहा है जिनकी बिना पे ये सरेआम इलीगल ईरानी पेट्रोल फरोख्त कर रही है? ये जनाब तमाम सिविल डिफेंस के अमले को भी पता है। इनको कॉलें भी आ जाती हैं कि ये हमारी मशीन है, इसको छोड़ दिया जाए, और उनकी एक कॉल पे मशीन छोड़ दी जाती है या इनके साथ मुकमुका होता है तो वो मशीन दूसरे दिन ही उसी जगह पर चल जाती है। जी। तो अंतर साहब, इसका मतलब है कि सिविल डिफेंस भी मुबैना तौर पे मिली भगत के साथ ये सब धंधा साथ चला रहे हैं। उनकी पुष्पनाही से ही ऐसे जो बासर माफिया है वो सरगर्म है सियालकोट में, तो ये हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये सारे मशीनें सिविल डिफेंस वालों की खुद की हैं। ये इसमें इनके बहुत से चाहते हैं, सहूलतकार हैं, जिनकी ये मशीनें हैं, वो सहूलतकार कितने दिलेर हो गए हैं कि अगर कोई सहाफी इनकी खबर अखबार पे लगाता है या चैनल पे चलवाता है तो ये उसको कत्ल की धमकियां देते हैं। अगर सिविल डिफेंस का ऑफिसर जो यहाँ पे जिले में बैठा हुआ है, चाहे वो इंस्पेक्टर है चाहे वो डिप्टी साहब है, उनको ये चाहिए कि अगर वो इतनी हिम्मत करें कि ये सिर्फ 2 दिन का काम है, कि अगर वो अपने लगन से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस काम को सरअंजाम दें तो 2 दिन में ये 50 से 60 मशीनें जब्त हो जाती हैं। बिल्कुल। मगर ये करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है अंतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर, सियालकोट की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, जहां पे मिनी पेट्रोल पंप का जो इलीगल ये मशीनें कायम की गई हैं जगह जगह, वहां पे ये एक बहुत बड़ा माफिया सरगर्म है, लेकिन इस माफिया की पुष्पनाही इदारे के ही लोग मिली भगत के साथ कर रहे हैं। और जो कि
इन इंटेंसली या फिर इंटेंसली जो हम कह सकते हैं कि वहाँ के अगर सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं इन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करेंगे, इनके साथ इनसे मंथलियां वसूल करेंगे, तो फिर ये माफिया कैसे का इसका खात्मा हो पाएगा। तो लेकिन वहाँ के जो इंतजामिया है और वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर वो वहाँ को यही लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जनाब हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्द ही इसका खात्मा हम कर देंगे। लेकिन इसके बरअक्स जो कि कुछ भी नहीं हो रहा, और जो कि वहां पे सिर्फ हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 2 मशीनें वहां से उठाई गई हैं। उसके बाद की सारी जो मशीनें हैं वो वैसी अभी तक चल रही हैं और वहां पे इलीगल ईरानी पेट्रोल जो है वो सरेआम फरोख्त किया जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यू पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम जिला कुर्म जहाँ के वहां का सदर मुकाम जो कि पारा चिनार से कबाइल ने रास्ता ना खुलने पर पुरअमन मार्च शुरू किया है। और पहले भी हम इस इश्यू पे जो कि बात कर चुके हैं कि वहां पे कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पे रास्ते नहीं खोले गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 अक्टूबर से बंद रास्ते खोलने का 27वें रोज इंतजार किया। अवाम मजबूरन आज अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आई है और हुकूमत ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी से आंखें ही बंद कर रखी हैं। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए तो उनका कहना था कि 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद किए गए हैं। मजीद हम जानते हैं तफसीलात। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जनान हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनान हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम मैडम। जी बिल्कुल, इस वक्त पड़ा चिनार पाकिस्तान की गज़ा का तस्वीर पेश कर रहा है। पड़ा चिनार में तकरीबन लाखों की तादाद में अफराद मुकम्मल तौर पर महसूर हो चुके हैं। रास्ते 27 रोज से रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से स्कूल की तालीम, जितनी भी तालीमी इदारे हैं वो आज भी बंद पड़े हैं। अगर इसके बाद रास्तों की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात आवाम को दरपेश है, अद्वियात नहीं है, सिक्योरिटी हादसात की वजह से, रास्तों की बंदिश की वजह से अद्वियात की किल्लत है। अद्वियात के साथ साथ अशाए खुर्दनूश की किल्लत पैदा हो गई है। इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि रास्तों की बंदिश की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में दर्जनों अफराद मरीज ऐसे हैं जो अद्वियात ना मिलने की वजह से और मौका पर पेशावर रेफर ना की गई की वजह से दर्जनों अफराद जो है वो दम तोड़ चुके हैं। अगर बात की जाए अमन मार्च की तो इन सारी मुश्किल हालात से आवाम तंग आ चुके हैं। इसी के बाइस गुज़श्ता रोज कबायली अमैदीन की जानिब से, कौमी तुरी बंगश कबाइल की जानिब से पैदल अमन मार्च का ऐलान जो किया गया था, वो मार्च आज 10:30 बजे पड़ा चिनार प्रेस क्लब से शुरू हो चुका है। और अगर बात करें उस अमन मार्च में तकरीबन लाखों की तादाद में आवाम जो है वो अपनी हुकूक के लिए सड़कों पर आ चुके हैं और अभी भी जो है वो अमन मार्च जारी है। अगर बात करें तमाम बाजारें और तालीमी इदारे भी बंद पड़े हैं। अमन मार्च की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे दुआए परच के साथ अमन मार्च का शुरुआत किया गया। अमन मार्च में तकरीबन बच्चे, जवान और हर उम्र के जो लोग हैं वो शरीक है। इसके साथ जिला कुर्म की तारीख में पहली बार आवाम की कसीर तादाद में पैदल मार्च शुरू कर दिया है। इस मौका पर मीडिया से बातचीत में कबायली रहनुमा जलाल बंगश और आगा तजम्मुल हुसैन का कहना था कि तकरीबन 1 माह से मेन शहरा अमदोरब के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके 22 लाखों की आबादी इलाके में महसूर है।
27 रोज इंतजार के बावजूद मजबूरन आज आवाम सड़कों पर आए हैं। और ये अमन मार्च किसी कबीले या फिरके के खिलाफ नहीं, बल्कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब रहनुमाओं ने ये भी कहा कि हम जिला कुरम के तमाम कबाइल को अमन का पैगाम देने और अपनी मजलूमियत दुनिया को दिखाने के लिए गैर मुस्तला एहतजाज कर रहे हैं। जब तक रास्ते खोलकर महफूज नहीं बनाए जाते तब तक हमारा पैदल मार्च जारी रहेगा। अगर बात करें तो पैदल के जो मार्च है, अमन मार्च है, उनके लिए जगह जगह पर चाय का बंदोबस्त किया गया है, शरबत और न्याज का भी बंदोबस्त किया गया है। जी मैम। ठीक है। अच्छा जनान, जिला कुरम के जो कि इतने कबाइल इस वक्त पुरअमन एहतजाज जो कर रहे हैं उससे लाखों की आबादी मुतासिर हो रही है। वहाँ के रास्ते इतने दिनों से बंद हैं, तो इतने मुश्किलात का वहाँ की आवाम को सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ की अब इंतजामिया की जानिब से कोई उम्मीद दिलाई जा रही है आवाम को कि नहीं, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? देखिए मैडम, इससे पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंतजामिया की जानिब से अमन के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अगर की जाती आज ये 27वें रोज आवाम मजबूरन सड़कों पर नजर ना आते। हालांकि इंतजामिया की कोशिश ये है कि यहाँ जो आवाम है उनको तकलीफ पहुंचाए, उनको हम मजबूर करें कि वो हुकूमत के खिलाफ उभर आए। लेकिन आज तक तारीख में ये नहीं देखा गया है कि जिला कुरम में, अपर कुरम में कोई भी इंतजामिया पर हमला हुआ हो या कोई भी इंतजामिया को कोई मुश्किल पेश हुआ हो। लेकिन फिर भी हमें ये मालूम नहीं कि ये इंतजामिया आखिर क्यों अभी तक अमन लाने में नाकाम हो चुके हैं। अभी तक तो किसी किस्म का अमन लाने के लिए किसी किस्म की कोशिश जारी नहीं है। जो ग्रैंड जेलगढ़ था जो कोहार से आया हुआ था, अभी तकरीबन 3-4 दिन से वो भी गायब है। पता नहीं किस वजह से वो दोबारा चली गई है, और पता नहीं कि किसने धमकी दी है या क्या कुछ कहा है कि अभी तक तकरीबन 3-4 रोज से वो भी गायब है। इस इलाके में कितनी आबादी जो है वो इस वक्त रहायश पजीर है और कितने जो लोग हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं, और ये कितना बड़ा इलाका है जो जिसके रास्ते बंद कर दिए गए और आवाम को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? तकरीबन ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के मुताबिक जिला कुरम जो है उसकी आबादी मुकम्मल तौर पर 7,85,000 मरदम जो लोग इसमें आबाद है। और देखा जाए तो पड़ाचिनार में तकरीबन 3-4-5 लाख जो अपराध है, जो लोग है, जो आवाम है, वो अभी इस वक्त मैसूर हो चुके हैं। उनको अद्वियात नहीं मिल रही, सहूलियात नहीं मिल रही, स्टूडेंट जो है उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है। जो मुसाफिर है वो भी जो मुसाफिर है उनके वीजे खराब हो चुके हैं। अभी भी रिसेंटली दो दिन पहले की बात है, एक मुसाफिर कतर से 7 साल बाद पड़ाचिनार अपने बच्चों के साथ मिलने आ रहा था, तो रास्ते में उसको भी शहीद करवा दिया गया। तो इस किस्म की जो तकरीबन 10 साल बाहर ममालिक में रोटी अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के घर से वहाँ जाते हैं, वहाँ 10 साल बाद 7 साल बाद फिर खुशी के साथ घर लूटते हैं, लेकिन रास्ते में फिर भी उनको बेदर्दी के साथ शहीद करवा दिया जाता है। जनान ये बताइएगा क्या जिला कुरम में जो आए रोज ऐसे बड़े जो कि खौफनाक, जो कि हम कह सकते हैं कि हजारों की जो बहुत कत्ल भी हुए हैं, ऐसे हादसात भी हो चुके हैं, तो जिला कुरम को महफूज बनाने के लिए, वहाँ के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या कि ये सिर्फ आखिरी हाल रह गया कि वहाँ के रास्ते बंद कर दिए जाए, इसके मुतबादिल कोई इनके पास हल मौजूद नहीं है? जो कि आप बता रहे हैं 7,85,000 वहाँ पे आबादी है, तो ये इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? वहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान इस कदर बढ़ गया है। जी मैडम, बुनियादी सहूलियात तो अभी हम मांग नहीं सकते। बुनियादी सहूलियात हमारे पास अगर रोड की बात करें या कोई और चीज की बात करें तो हम इंतजामिया से, हुकूमत से बुनियादी सहूलियात नहीं मांग रहे। ये सारी आबादी सिर्फ अमन मांग रही है, लेकिन उसी भी जो बुनियादी हक है
इन पूरी आवाम का वो भी इंतजाम अभी तक इस बुनियादी हक में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कोई कोशिश नहीं की जा रही, आवाम को जलील किया जा रहा है, सड़कों पर जलील किया जा रहा है। अब अभी रिसेंटली जो मैंने अभी जिक्र किया कि एक मुसाफिर 60 साल बाद आ रहा था, वो निहत नहीं आ रहा था, बल्कि इंतजामिया की एक गाड़ी उसकी पीछे थी, एक गाड़ी उसके आगे थी, इसके बावजूद उसको शहीद करवा दिया गया। लेकिन पता नहीं कि जो इंतजामिया की गाड़ी थी फायरिंग के दौरान वो कहाँ गई। आवाम ये भी सवालात उठा रहे हैं कि इंतजामिया की दो गाड़ियों के बीच में हमारे गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, हमारे लोगों को शहीद किया जाता है। ये मसला इसके बावजूद या भी हम इंतजामिया के साथ भी हम अगर हम कनवाई में इंतजामिया के साथ जाएंगे तो फिर भी हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। इसलिए भी मुख्तलिफ किस्म के इंतजामिया पर आवाम जो है वो बढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ। आप मीडिया के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं जिससे वहाँ की जो इतनी बड़ी आबादी को कुछ हद तक वहाँ की जो सहूलियात का फुकदान खत्म हो जाए, मुश्किलात में कुछ कमी आ सके, तो क्या कहना चाहेंगे अब इस हवाले से? अभी इस हवाले से तो सिंपली हमारा पैगाम यही है, बल्कि हमारे इंटरेस्टिंग बात में यह है कि इससे पहले यही सरकारी सर्वे हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 5% जो लोग हैं ये आवाम है जिला कुरम के वो अमन नहीं चाहते, बाकी 95% जो आवाम है वो अमन चाहते हैं। अभी इंतजामिया को यही पैगाम ये आवाम देना चाहती है, 7,85,000 आवाम सिर्फ यही पैगाम पहुंचाना चाहती है इंतजामिया को, हुकूमत को, वजीर आजम को, वजीर आला हैदर पख्तूनख्वा को, बल्कि पूरी दुनिया को ये आवाम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमें कुछ ना दो, हम वैसे भी हम ये आवाम जो है सहूलियात से महरूम है, ना सड़क है, ना पानी है, ना पेट्रोल है, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। अगर ये सारी सहूलियात नहीं है, कम अज कम इनको खुदा का वास्ता ये आवाम दे रहे हैं कि इंतजामिया को दे रहे हैं कि कम से कम उनको से तो ये अमन ना छीना जाए, कम से कम उनको बाकी सहूलियात को छोड़ के कम से कम उनको तो अमन फराहम किया जाए। ये सारे आवाम का सिर्फ यही पैगाम है। ठीक है जनान, बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू के हवाले से तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे जिला कुरुम के सदर मुकाम पारा चिनार से, जो वहाँ पे कबाइल ने रास्ता ना खुलने पर एक पुरअमन एहतजाज जो कि मार्च शुरू किया है, लेकिन वहाँ पे जो कि 7,85,000 उस इलाके की आबादी है, जो इस वक्त वहाँ पे उनको सहूलियात का फुकदान है। हर तरह की जो बुनियादी फैसिलिटेशन उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। वहाँ पे अस्पताल में जो कि कोई किसी तरह की सहूलियात नहीं मिल रही। वहाँ पे खाने पीने की अशिया से लोग महरूम हो रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो इंतजामिया है, वहाँ की अवाम को दहशतगर्दों के हाथों से महफूज रखने के लिए वहां के रास्ते बंद कर दिए ताकि उसको एक जगह पे रह के महसूर रह के वो खुद मरना शुरू हो जाए। तो जनाब, आए रोज जो कि इस तरह की बात भी उनकी हो रही है, जहाँ पे उनको इमरजेंसी में कोई इलाज नहीं मिल रहा, कोई इस तरह की वजह से, तो वहां पे इतनी वहां की आबादी इस वक्त मुश्किलात में से दो चार है, लेकिन कोई भी इंतजामिया उनसे किसी तरह का ताउन नहीं करना चाह रही। और वो लोग जो कि पुरअमन एहतजाज करें, उनका मुतालबा था कि हमें जल्द से जल्द इस मुश्किलात से निकाला जाए और रास्ते खोले जाए, हमारे जो इलाके को पुरअमन बनाया जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम कराची का। कराची के इलाके कुरंगी और लांडी में लगने वाली जो बचत बाजार है वो दर्दसर बन गई है। बाजार के ठेकेदारों के तकरार से टीएमसी लांडी की भी चांदी हो गई है। सब्जी फरोशों का कहना है कि इनकी वजह से टीएमसी जो अमला है हमसे पैसे भी लेता है और जो कि ठेले भी साथ ले जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि टीएमसी वाले हमसे 500 से लेके 800 की रकम वसूल करते हैं। सब्जी फरोशों ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मामले को हल किया जाए ताकि हम अपना कारोबार आसानी से कर सकें। तो जनाब, इस सारी सिचुएशन के हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे असद सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं बचत बाजार के हवाले से? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूं, कोरंगी लांडी का जो टीएमसी है उसमें 2 बाजारें लगती हैं, एक जुम्मे को एक इतवार को। वो रोड के ऊपर ही लगती हैं, जहाँ पे जो गरीब मजदूर लोग हैं अपने सब्जी के ठेले ले आते हैं वहाँ लगाने के लिए।
तो उनसे 500 से 800 रुपये जुम्मा बाजार का जो ठेकेदार है शाहिद और इतवार बाजार का जो ठेकेदार है मुद्दसर और मुजम्मल वो वसूल करते हैं। उसमें पैसे कुछ टीएमसी को जाते हैं, कुछ ये रखते हैं। अब जुम्मा बाजार और इतवार बाजार के ठेकेदारों में दोनों में टक्कर चल रहा है। एक बंदा लगाता है, दूसरा उसकी बाजार बंद करवाता है। फायदा टीएमसी को हो रहा है। टीएमसी क्या करती है, अगर जुम्मा बाजार लगा हुआ है तो वहां आके ठेले वालों को ठेले उठाती है, उनके तराजू उठाती है, उनके बटे उठाती है और बहुत सी चीजें उनकी जो है वो नुकसान करके चली जाते हैं। जी ठीक है। तो असद साहब, अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए वहां पे बचत बाजार लगाया जाता है, लेकिन फिर वहां के जो ठेकेदार हैं वो भी उनका जीना मुहाल कर रहे हैं, फिर वहां पे जो टीएमसी का जो अमला है वो भी पैसे वसूल करने के लिए आ जाते हैं और वहां पे नुकसान उल्टा करके चले जाते हैं, तो फिर ये बचत बाजार किस चीज का लगाया होगा इन्होंने? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, ये कराची पाकिस्तान में करप्शन का कराची तो मेन गढ़ है। हमारे यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है जी। वो ही कानून नाफिज करने वाले हैं। टीएमसी वाले खुद ही उनको परमिशन देते हैं कि जाके लगा दो। लगाने के बाद जब ठेले वहां पे लगते हैं वो अपनी जो मामूल की रकम है वो अदा करते हैं। उसके बाद दूसरा बंदा उनको फोन करता है कि जुम्मा बाजार लगा हुआ है, आप इनको आगे बंद करवा दो। आधा 1 घंटा चलती है, उसके बाद वो लोग आते हैं, उनकी वो चीजें उठा के लेके जाते हैं। जाहिर है गरीब बंदा है, एक ठेला आजकल 20 से 25 हजार रुपए का खाली ठेला चल रहा है। वो जब वहां छुड़वाने जाते हैं तो उनसे टीएमसी वाले भारी भरकम रकम लेके फिर उनको वो चीजें देते हैं। तो मैं वहां के इलाके मुख्यनों का कहना था, सब्जी फरोशों का, हमारा क्या कसूर है? हम ठेकेदारों को भी पैसा दें, टीएमसी को भी पैसा दें, तो हम गरीब फिर इससे अच्छा है कि घर में बैठ जाए, अपने बच्चों को भूखा मारना शुरू कर दें। हमारे कौन फरियाद सुनेगा? यहाँ पे पहले भी हमने इस तरह की एक रिपोर्ट चलाई थी वहां के बचत बाजार के हवाले से। कोई कानून साज, कोई कानून का नुमाइंदा उनकी पैरवी करने नहीं आया, ना उनकी फरियाद सुनने आया। ये कानून हमारे पाकिस्तान का ऐसा है कि एक काम से सुनते हैं, दूसरे काम से निकाल देते हैं। वो सिर्फ वहां सुनते हैं जहाँ पैसा मिलता है। जी। तो असद साहब, जो ये एक बाजार जो लगाया गया जिसका नाम बचत बाजार रख दिया गया है, तो ये बचत किन की हो रही है? टीएमसी हमले की हो रही है, वहां पे ठेकेदारों की हो रही है? ये बचत तो हकीकतन वहां पे जो ठेले लगाने वाले उनकी होनी चाहिए, या फिर जो खरीदो फरोख्त के लिए वहां पे आवाम आती है उनकी होनी चाहिए? तो ये बचत फिर किन के लिए वो कर रहे हैं? बचत बाजार सिर्फ एक नाम है, सिर्फ कमाने का जरिया है, रिश्वत का जरिया है। जो टीएमसी और ठेकेदारों को फायदा हो रहा है, उनको पैसे तो मिल जाते, पहले वसूल करते, बाद में ठेला खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो घंटे के बाद बचत बाजार बंद हो जाए या 2 घंटे के बाद हो जाए, वहां पे तीसरा वो बंदा जाता है जो मजदूर बंदा है, जो अपने घर से आलू की बोरी लेकर आया, प्याज की बोरी लेकर आया या टमाटर लेकर आके उसने ठेले लगा दिए, जिसने अपने बीवी बच्चों के जेवरात बेच के ठेले लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने बीवियों के जो है ना वो उनकी अंगूठियां बेच के, उनके बूंदे बेच के हमने ये ठेले लगाते हैं। यहाँ आके टीएमसी वाले वो हमारे अरमानों पे ऐसा पानी फेर जाते हैं और हमारे जख्म ऐसे ताजे कर जाते हैं कि हम फरियाद सुनाए तो किसको सुनाए? एक अल्लाह ही सुनने वाला है जिसको हम फरियाद रो रो के सुनाते हैं। जी ठीक है सर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर, कराची के इलाके करूंगी की हम बात कर रहे थे, जहां पे लांडी में लगने वाली जो बचत बाजार है वो इस वक्त अवाम के लिए भी और वहां पे जो दुकानदार हैं जो वहां पे अपने ठेले लगाते हैं उनके लिए भी सरदर्द बन चुका है। बाजार के ठेकेदार जो है वो भी उनसे पैसे वसूल करते हैं, जो रही जो बची जो कसर होती है वो टीएमसी का जो अमला है वो पूरी कर देता है। लेकिन वहां पे जो ठेले लगाने वाले हैं उनका कहना है कि हम बहुत मुश्किल से ठेले लगाते हैं, लेकिन वहां की इंतजामिया हमें उल्टा दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ अमल है। तो जनाब, इस इशू को हल किया जाए, वहां के इंतजाम में कुछ होश के नाखून ले, गरीब का घर चलता है जो कि पूरे दिन की जो कि खून पसीने की कमाई से, तो उन पर रहम किया जाए। तो नाज़रीन, जो कि प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शहर इक्तदार की, जहां पे 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 16 वारदातें हो चुकी हैं।
शहरियों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया गया है। पुलिस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। शहरियों का कहना है कि ऐसी वारदातों के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल जाता है। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठा दिए हैं और इसी हवाले से मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से। अमजद हुसैन हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसा कि आपने बताया कि शहर इक़्तिदार जो है, जो अमन का गहवारा समझा जाता था, उसमें चोरी डकैती और राजनी की वारदातों में काफी हद तक इजाफा हो चुका है और पुलिस इसको रोकने में बुरी तरह नाकाम है। लोगों में खौफ हरास पाया जाता है। जब हमारी लोगों से बात होती है, अवाम से बात होती है, तो वो इस हवाले से पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठाते नजर आते हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस हवाले से बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है और हम लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिस वजह से हम लोग जो है वो शहर में नकल मकानी करने और जैसा कि आपने बताया कि उसमें लोगों को नकदी, राजनी और मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो वारदातों में उनको टैकल किया जाता है और लोग जो है इस वजह से काफी खौफ खरास और परेशान है कि इस्लामाबाद जैसे शहर जिसको अमन का गहवारा कहा जाता था, वहाँ पे ऐसी सूरत हाल डेवलप है। जी ठीक है, तो अमजद साहब, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि इस्लामाबाद में भी चोरी डकैती की जो कि बढ़ती हुई वारदातें हैं उसको वहां की पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम फिलहाल दिखाई दे रही है। तो क्या वजह है वहां की पुलिस जो है वो इस चीज को ऑन सीरियस नोट क्यों नहीं ले रहे और इन चीजों में कमी क्यों नहीं ला रहे? देखिए जी, इसमें जो हमने जो यहाँ ओवरऑल इदारों की जो आप कह रहे हैं कि ये लैकिंग नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि वारदातों में मुसलसल इजाफा जो है वो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि लोग जो हैं वो इदारों पे अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं और ये पुलिस की बिल्कुल बड़ी नाकामी है। और जैसे कि आपने बताया कि 16 वारदातें हो चुकी हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ जो है वो अभी तक ये जो दर्ज की FIR दर्ज की है और इनमें से किसी एक को भी पकड़ने में नाकाम रही है अभी तक पुलिस। ठीक है। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो फेक कार्रवाई जो है वो रिपोर्ट करती है, असल लोगों को, मुजरमों को जो है ना वो कैफे किरदार तक पहुंचाने में नाकाम नजर आता है। ठीक है, तो अमजद साहब, इस्लामाबाद में हर जगह जो कि सेफ सिटी कैमरे भी नस्ब किए हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं तो फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर और वो इस कदर जो कि नाअहली दिखा रहे हैं अपनी। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जैसे माजी में भी आपने देखा CCTV कैमरे वगैरह की आपने बात की, इसके ऊपर हाई कोर्ट भी मुतअद्दिद दफा वो नोटिस ले चुकी है और साबिक सेक्रेटरी और वज़रा वगैरह इसमें इसकी आड़ में वो आ चुके हैं कि कैमरे जो हैं वो बस नस्ब है, वो फंक्शनल नहीं है प्रॉपर। उनका जो निज़ाम है वो प्रॉपर फंक्शनल ना होने की वजह से वो सिर्फ दिखाई देते हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। इस वजह से जो है वो पुलिस जो है वो जो है उसमें टैकलिंग करने में उनको काफी सारी प्रॉब्लम आती है। अगर ये आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, अगर ये कैमरे और ये CCTV वर्किंग में हो तो पुलिस को इसमें मुजरमों को पकड़ने में काफी हद तक आसानी और लोग जो इसमें जो वारदात करने वाले लोग हैं वो भी काफी हद तक इसमें मुख्तात रहे। अब उनको पता है कि CCTV कैमरे जो है वो नस्ब है लेकिन फंक्शनल नहीं है। इसी तरह आप किसी भी इदारे में जाएं, जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो लगे तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से किसी बड़े हादसे का भी होने का खदशा यहाँ पे पाया जाता है। जी तो अमजद साहब, ये तो बड़ी गफलत है, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर सेफ सिटी कैमरे नस्ब किए गए, फंक्शन नहीं है, कोई वो वर्क नहीं कर रहे, तो फिर हम दूसरे शहरों की कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पे हम अमन कायम कर सकते हैं, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ अवाम को दे सकते हैं? अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो फिर दूसरों को तो अल्लाह ही हाफिज। जी बिल्कुल, आपका बजा फरमाया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल साबका अदवार में इसके ऊपर नोटिस भी जा चुके हैं कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट में। जैसे कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मेरी अपनी जो जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी इनवाइट किया, इसने कोर्ट ने नोटिस करके बुलाया था और उसमें वजारत दाखिला भी शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद उस मामले को यानी कि उस मामले को ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को टैकल करने की बजाय मामले को रफा दफा कर दिया गया अंदरूने खाना। ये यहाँ की सूरत हाल। और बाकी दूसरा जो आपका सवाल है, बिल्कुल आप बजाय है कि जी ये इस्लामाबाद जैसे वफाक, जिसको मैंने जैसे पहले कहा कि अमन का गहवारा कहा जाता है, लोग इस वजह से इसमें क़याम पजीरी की तरफ रुख करते हैं इसका, तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो ये बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वफाक वहाँ गश्त की ओर नहीं है तो बाकी मुल्क के लिए तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नासरीन, जो कि इस्लामाबाद जिसको
अमन का शहर भी कहा जाता है और हर लिहाज से वहां पे जो लोगों को फैसिलिटेशन दी जाती है तो बड़ा एक लाइक उसको अच्छी वर्डिंग में लोग उस शहर को याद करते हैं, वहां पे रहना हर किसी का शौक होता है। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 16 वारदातें हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वहां की महकमा पुलिस के ऊपर भी। लेकिन वहां पे जो कि सेफ सिटी कैमरास भी नस्ब किए गए हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, तो इतनी बड़ी गफलत का मुजाहरा कैसे वो कर सकते हैं? और वहां की जब ऐसी वारदातें होती हैं तो कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं है, वहां की पुलिस किसी तरह का एक्शन नहीं लेती, तो इन सब की वजह से वहां की जो अवाम है अब अदम तहफ्फुज का शिकार है। तो इस हवाले से मजीद हम जानते हैं अपडेट के हमारे साथ तजियाकार नवाज रजा साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, बताइएगा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में वहाँ की अवाम अदम तहफ्फुज का शिकार है, चोरी डकैती की वारदातों को बढ़ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वहाँ की इंतजामिया पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? अदम तहफ्फुज का शिकार तो पूरे मुल्क में लोग अवाम है, हर इलाके की अपनी अपनी डायमेंशन है, किसी का ज्यादा क्राइम है किसी का कम है। इस्लामाबाद की पुलिस का एक अलमिया ये है कि यहाँ एक तो उसकी तादाद कम है, जितनी होनी चाहिए ये बढ़ाते हैं, फिर पता लगता है जनाब ये थोड़े लोग हैं इलाके। अब असल में सारी पुलिस इसी काम में लगी रहती है कि लोग डी चौक पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं और हर वक्त उनकी कोशिश यही होती है कि हम जितने भी लोग हैं हम सारे के सारे लोग आराम से सुकून से रहें। लेकिन सियासी जमातों ने एक तमाशा बना रखा है कि वो डी चौक पे आ रहे हैं, कभी वो जनाब लगा रहे होते हैं कंटेनर, कभी कुछ कर रहे होते हैं। पुलिस की तवज्जो सारी सियासी जमातों को रोकने की तरफ होती है और हर थाने में लोग जो है वो इसी काम में लगे होते हैं और फिर एक कोशिश ये है कि ये जो उनका क्राइम की तरफ तवज्जो है वो नहीं होती। और बड़ा दूसरी बात ये मैं नहीं समझता ये डकैती की वारदात, चोरी की वारदात अगर पुलिस चाहे तो नहीं हो सकती, लेकिन होता ये है कि इसमें यहाँ अफगानिस्तान के बहुत से लोग हैं, ये महाजर यहाँ पर मौजूद हैं जो माइग्रेट करके आए हुए हैं, इन लोगों की मौजूदगी में भी क्राइम बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें पता लगता है कि अफगानिस्तान के माइग्रेटेड लोग ज्यादा है। ये चूंकि इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में वेल एंड लोग हैं, यहाँ डकैती का जो उसका कमाई है डकैती की सूरत में वो ज्यादा है, यानी गरीब लोगों से नहीं यहाँ उमरा लोग ज्यादा है उनसे किया जाता है। असल में हुकूमत जिम्मेदार इसलिए है कि हुकूमत पुलिस की तवज्जो सियासी मकासद के बजाय उनकी इस तरफ लगाए कि वो जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है नाकेबंदी शुरू होती है तो पुलिस नाकेबंदी में लोगों को रोककर पता वसूल करना शुरू करती है। यही तो जुल्म है कि इस्लामाबाद की पुलिस की तनख्वाहें भी आम पुलिस से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये बात देखी गई है कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी उस तरह नहीं है जैसे मिसाली पुलिस की होनी चाहिए। ये तो सारे सूबों की हालात ऐसे ही है, लेकिन इस्लामाबाद जो एक फेडरल कैपिटल है इसमें अमन अमान के मसले पे तो तवज्जो नहीं दी जाती। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस नाकाम है, इंतजामिया नाकाम है, पुलिस के जो आला अफसरान होते हैं वो यहाँ पर पता नहीं क्या काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पर उनके लिए बहुत सारे वसाइल होते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो नहीं होती कि वो थानों में देखिए वो थाने बिकते जो है ना, जब तक थाने फरोख्त होने का अमल बंद नहीं होगा उस वक्त तक आपके समझे के लोग अमन और सुकून होगा और वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम हो सके। ठीक है नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपना तज़किया पेश किया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में जो कि बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें हैं उनकी जो एक मेन वजह है वहाँ की इंतजामिया, वहाँ के महकमे पुलिस की तवज्जो जो है वो बहुत हद तक सियासी लोगों की तरफ हो चुकी है, जो कि नवाज रजा साहब भी इस हवाले से कह रहे थे कि वहाँ पे इस वजह से जुराइम से उनकी तवज्जो हट चुकी है और वहाँ पे दीगर भी जो ऐसी बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करना अब उनके बस की बात नहीं रही। तो जनाब तो इस पे हम तज़किया ले रहे थे नवाज रजा साहब से। तो प्रोग्राम में नाज़रीन जो कि हम आज मुख्तलिफ इश्यूज पे बात भी की है और कहीं जुराइम की शरह बढ़ रही है तो कहीं कत्ल गारत आम होती जा रही है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुक करें शुजाबाद का। नाज़रीन, शुजाबाद में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप और LPG सिलेंडर गैस की रिफिलिंग की जा रही है और बगैर लाइसेंस के गैर मेयारी सिलेंडर्स भी हैं जो भी किसी भी वक्त किसी बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। दूसरी जानब समदरशुदा ईरानी पेट्रोल जो है वो गैर कानूनी तौर पर सरेआम फरोख्त हो रहा है।
जिसकी वजह से कई इंसानी जिंदगियां दांव पे लग गई हैं। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा जो है ख्वाजा उज़ैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा उज़ैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल शुजाबाद शहर और गिरदो नवा के इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों और LPG गैस सिलेंडरों की दुकानों में रोज बरोज इजाफा दिखाई दे रहा है। इन तेल की कमजोर टैंकियों और गैर मियारी गैस सिलेंडरों के बायस किसी भी वक्त किसी बड़े सानियत का सबब बन सकते हैं, जबकि महकमा सिविल डिफेंस के जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाइयां करने के बजाय मुबैना तौर पर महकमा सिविल डिफेंस मंथलियां इकट्ठी करने में मसरूफ है। ठीक है, तो उज़ैर वहाँ की इंतजामिया इसके हवाले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं करे? क्या मुबैना तौर पे वो भी इनके साथ साजबाज है? जी, मेरी असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर से जब बात हुई तो उनका यही कहना कि हम इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और इनके खिलाफ जुर्माने भी आयद कर रहे हैं। ठीक है ख्वाजा उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किए इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि मिनी पेट्रोल पंप जो कि हर दूसरे शहर हर दूसरे गली मोहल्लों में कायम है, ये बहुत बड़ा माफिया है जो आवाम को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ अमल है, लेकिन ये एक बहुत से बड़े हादसा का भी जो कि बायस बन सकते हैं। लेकिन इनको खत्म करने के लिए, इनके खात्मे के लिए हाई कोर्ट के जो ऑर्डर भी आते हैं उनको भी हवा में उड़ा दिया जाता है और सिविल डिफेंस जो है वो सरे फहरिस्त सबसे पहले है जो कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने से कासिर है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आज डिफरेंट इश्यूज पे हमने बात की, कहीं जराइम की शरह बढ़ रही है, कहीं ये मिनी पेट्रोल पंप जो गैर कानूनी इन्होंने लगाए ये माफिया सरगर्म है, लेकिन किसी के खिलाफ जिस तरह एक ऑपरेशन कार्रवाइयां होनी चाहिए उस तरह से किसी को डील नहीं किया जा रहा। कहीं इंतजामिया की नाअहली है तो कहीं पे इदारों की जो कि किसी भी तरह से मुतहरिक नहीं है फील्ड में, जिसकी वजह से अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। नाज़रीन, हामिद दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।